जी, क्वेश्चन नंबर 33 में हम जो है वो डायमीटर की रिलेशन तक पहुँचे थे लास्ट वीडियो में। अब यहाँ देखिए डायमीटर की रेशो है अलॉय न्यूमरेटर में और डायमीटर जो है कॉपर का वो डिनोमिनेटर में, अलॉय का डायमीटर न्यूमरेटर में है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम रेशो बनाते हैं। देखें ये हम लिखते हैं जी, हमारे पास जो रेशो आएगी डी ए अलॉय के लिए रख लेते हैं और डी सी कॉपर के लिए रख लेते हैं। वो किस तरह से होगा हमें राइट साइड पर देखना है। अंडर रूट ले लें आप 4 रेजिस्टिविटी एल ओवर पाई आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 रो एल ओवर पाई आर। क्योंकि कॉपर की बात की गई तो हम इसको रो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलॉय की है तो इसको हम रो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें, इसको हम इकट्ठा ही अगर लिखते हैं क्योंकि अच्छा मैंने नाम ना लेंथ और आर के लिए एक जैसे रखे हैं, सी या ए नहीं रखा, क्योंकि हमें उसने पहले बताया कि उसकी जो लेंथ है और रेजिस्टेंस है वो सेम है। जब सेम हो तो उनके नाम रखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इकट्ठा कर लें इनको तो क्या बन जाएगा 4 रो ए एल ओवर पाई आर ओवर 4 रो सी एल ओवर पाई आर। चलें जी, इसमें देखें 4 से कैंसिल हो गया, लेंथ से कैंसिल हो गई, पाई से कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस से कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो क्या होगा, डी ए ओवर डी सी की रेशो चल रही है तो अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास रो अलॉय का डिवाइडेड बाय रो सी आ गया। अब इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है उसको हम ज़रा देखते हैं। हमें कहा गया है कि जो कॉपर है ना उसकी रेजिस्टिविटी है हाफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय। यानी क्या मतलब कि जो कॉपर की रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास जो अलॉय की रेजिस्टिविटी है उसका हाफ है। ठीक है, यानी उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर की हाफ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही चीज़ यहाँ पुट कर देते हैं, ये अलॉय की रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय, अब इसके रो सी की जगह पर ये पुट कर देंगे हम रो ए ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो क्या होगा 2 रो ए ओवर रो ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 2 बचेगा। चलें जी, देखते हैं कि क्या ऑप्शन बन रही है हमारे पास। यस, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमने 34 ऑलरेडी डन किया हुआ है। अच्छा, हम अगर क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो हमें वैसे ओ लेवल्स भी ये बात सीख ली थी कि हमारे पास जो ईएमएफ होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका जो फार्मूला होता है वो हमें पता है वर्क ओवर चार्ज होता है और इसी को हम एनर्जी ओवर चार्ज भी लिखते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही फार्मूला होता है। विच रेशो हैज़ द सेम यूनिट्स एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज उसके जो है वो सेम यूनिट्स होंगे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के होंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अच्छा, इसमें ये देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये रिपीट हुआ है पहले। हम जो है इसको देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। अच्छा, जैसे जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आए, ये देखें सपोज़ करें हमारे पास कोई एक बैटरी दी हुई है और उसमें कुछ सिचुएशन इस तरह की है, ये कोई एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर आपके पास 4 रेजिस्टर्स हो ना और उन 4 रेजिस्टर्स के लिए सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी हुई हो, जैसे आपके पास सामने ये नज़र है, सपोज़ करें ये R1 है, ये R2 है, ये
R3 है और ये R4 है, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें 4 रजिस्टर्स हों। ये 4 रजिस्टर्स के लिए ये स्पेशल केस है। और इसमें क्या हो कि दरमियान में वोल्ट मीटर लगा हुआ हो और वो वोल्ट मीटर ज़ीरो रीडिंग शो करवा रहा हो, ये उसका एक स्पेशल केस है। ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंसेस के लिहाज से बात होती है वो देख लेते हैं। पहले तो ये देखें 4 रजिस्टर्स किस तरह से लगे हुए हैं, यानी एक पाथ ये वाला है, एक पाथ ये वाला है, 2 पाथ्स होंगे और दोनों पाथ्स में पहले पाथ में भी 2 रजिस्टर्स आपस में सीरीज़ में होंगे और दूसरे पाथ में भी 2 रजिस्टर्स, बच जाने वाले 2 रजिस्टर्स आपस में क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे। इस केस में जब वोल्ट मीटर जो है वो ज़ीरो रीडिंग शो करवा रहा होगा, उस वक़्त इस तरह से कुछ रेजिस्टेंसेस की रेशो बनती होती है, R1 डिवाइडेड बाय R3 इज़ इक्वल्स टू। अब देखें इस पाथ का जो पहली रेजिस्टेंस है वो दूसरे पाथ की पहली रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड होगी। इसी तरह से पहले पाथ की जो दूसरे वाली रेजिस्टेंस है वो दूसरे पाथ की दूसरी रेजिस्टेंस के साथ क्या होगी, डिवाइड होगी। ये हमारे पास एक क्या बन जाता है, फार्मूला होता है जो हमने माइंड में रखना है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। ये देखें यहाँ पर भी ऐसे ये करंट आ रहा है। अब देखें इसको सपोज़ कर लें पूरी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, कंबाइन कर लें इसको कंबाइन करके एक और रेजिस्टेंस जिसको हम सपोज़ करें हम RT का नाम दे देते हैं। सपोज़ कर लें कि 1 2 3 और इन दोनों को जो कंबाइन कर लें वो RT के इक्वल है। ठीक हो गया। यानी अगर आप देखना चाहें तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए एक सिंपल सी डायग्राम भी यहाँ पर बना दूँ कि आपके पास वही सर्किट है और यहाँ उसी तरह से रेजिस्टेंस आ रही है और आगे देखें ये R और 8 का कॉम्बिनेशन इकट्ठा बना देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा, ये 2.0 आ जाएगा और यहाँ पर वैसे उसी तरह से आप रेजिस्टेंस को बनाएं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको आसान तरीके से समझें। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या 5.0 ओम है। ठीक है, ये 2.0 थी और हमारे पास 10.0 ओम आ गया। ठीक हो गया। अब देखें आगे अब देखें जैसे मैंने पहले बताया 2 पाथ्स बन जाएंगे। एक पाथ ये वाला है, ये भी एक पाथ है सीरीज़ वाला पाथ, ये दूसरा पाथ है सीरीज़ वाला पाथ। तो क्या ख्याल करना है इसके अंदर कि अगर आप ये रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसको डिवाइड किससे करना है। जैसे यहाँ देखें R1 है तो R1 को डिवाइड करना है दूसरे पाथ की उसके बिल्कुल सामने वाली रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करना है। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही करना है, R2 है उसके सामने वाली रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो ये फार्मूला बनता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। अगर मैं RT लेता हूँ तो आप देखिए इसके सामने कौन सी रेजिस्टेंस बन रही है, ये वाली रेजिस्टेंस बन रही है। तो पहले तो फार्मूला बना लेना। तो क्या बनेगा, RT डिवाइडेड बाय 10.0 इज़ इक्वल टू। अब अगर मैं क्या लेता हूँ, ये वाली रेजिस्टेंस लेता हूँ, उसके सामने वाली क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो क्या बनेगा 2.0 डिवाइडेड बाय 5.0 आ जाएगी। ठीक हो गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो RT मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। तो RT इज़ इक्वल्स टू ये रहा 20 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 4। अब ये देखना है कि R टोटल रेजिस्टेंस है, ये कौन सी रेजिस्टेंस आई है हमारे पास। देखें हमने पहले RT का नाम रखा था क्या, 2 रेजिस्टर्स थे, उन 2 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन था और उस पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन को हमने RT से रिप्रेजेंट किया और उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 ओम आ गई। अब ये देखें यहाँ सॉल्व करते हैं। इसका मतलब अब मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। इसका मतलब है 2 रेजिस्टर्स हैं, 2 रेजिस्टेंस से एक 8 ओम है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस R है अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर पता है। इसका मतलब है वैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या होता है, एक जैसे पता है सपोज करें R1 है, दूसरी क्या है हमारे पास R2 है। जो पहली रेजिस्टेंस है उसके लिए क्या लिखेंगे 1 ओवर पहले रेजिस्टेंस को आप कह लेंगे 8 है, दूसरी रेजिस्टेंस का नाम R है जो हमें पता नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है ना, इसकी बात करें। और टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है कितनी है, 4 है। चलें अब ये हो गया हमारे पास सिंपल, यहाँ से हम R सिंपली ईज़िली निकाल सकते हैं। अब आप ये देखें इसको सब्जेक्ट बनाना है हमने। इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करें, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ ज़रा। देखें 1/4 और 1/8 जो राइट साइड पे इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लें, 1/8 इज़ इक्वल टू 1/R।
नेक्स्ट हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये आएगा 8 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1/r। तो क्या बन गया 1/8 इज़ इक्वल टू 1/r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा r इज़ इक्वल्स टू 8 ओहम आ जाएगा हमारे पास। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। कितना आंसर आया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ हल्की आई है, थोड़ी सी समझ आई है, तो आप इसको बार बार सुन लें। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको समझा दिया है, ठीक है।